नमस्कार दोस्तों, एएफई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल गौतम आपका स्वागत करता हूं नई कक्षा में, जहां पर हम शुरू करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। बात करें अक्षांश और देशांतर की दोस्तों, तो इसमें भी सबसे पहला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं उसका नाम होने वाला है अक्षांश। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ है। यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बात बताता चलूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसके दो और नाम दिए गए हैं। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे हम विषुवत रेखा भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं, समझिए इस बात को। भाई यहां पर ये संपूर्ण क्षेत्र है आपकी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर जो रेखा गुजरती है उसे हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा। तो ये नाम तो यहां पर जस्टिफाई हो जाता है कि साहब भूमध्य रेखा क्यों कहा, क्योंकि भू के मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए हमने नाम दे दिया भूमध्य रेखा। लेकिन दोस्तों वास्तविकता में अगर हम देखें तो ये रेखा नहीं है, ये क्या है, ये वृत्त है। कैसे, आइए समझाता हूं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, मानिए पृथ्वी है, सामने से आपको ये दिखाई दी भूमध्य रेखा, लेकिन वास्तविकता में ये है वृत्त पूरा का पूरा। तो मतलब पृथ्वी के पीछे से होकर भी है, लेकिन सामने से क्योंकि हमें रेखा दिखाई देती है तो हम इसे रेखा ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं इसे, और 0 डिग्री अक्षांश रेखीय वृत्त भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही है। अब इसको विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये भी नाम निकल कर आता है कि साहब इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, वापस से चलते हैं उसी डायग्राम पर। देखिए यहां पर ये 0 डिग्री है। वर्ष में 2 दिन, 2 तारीखें, 2 डेट्स, 2 तिथियां ऐसी आती है जब सूरज बिल्कुल सीधा चमकता है। अब सीधा को और क्या क्या शब्द हम दे सकते हैं, यहां समझने वाली बात है। मान के चलिए ये है अर्थ, अर्थ का मतलब यहां पर हो जाता है धरातल, ये है धरातल दोस्तों, ठीक है। धरातल पर सूरज सीधा कैसे चमकेगा, ये यहां पर सन हो जाता है और सूर्य बिल्कुल लंबवत चमकेगा, परपेंडिकुलर होगा, समकोण पर होगा, तभी तो वो सीधा चमकेगा। तो वह स्थिति जब सूर्य धरातल पर, पृथ्वी पर सीधा, देखिए शब्दों का खेल है। यहां पर आपको ये समझना है कि एग्जामिनर 3-4 शब्द यूज कर सकता है कि वह स्थिति जब सूर्य पृथ्वी पर सीधा चमकता है। पहला शब्द हो गया कौन सा, सीधा। दूसरा शब्द क्या हो जाएगा साहब, लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, समकोण पर, तो ये इस पर लंब भी बना रहा है और ये इस पर समकोण भी है, समकोण पर चमकता है। या एक और शब्द है, कैसे चमकता है, देर तक चमकता है। तो वह स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा, लंबवत, समकोण पर या देर तक चमकता है, इस स्थिति को कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्या, विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। और विषुव की स्थिति के कारण ही ये जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ये नाम का ओरिजिन आपको पता पड़ गया कि ये शब्द कहां से निकल कर आया, ये शब्द निकल कर आया विषुव से। अब मैंने ये भी बताया आपको कि विषुव की स्थिति साहब कितने दिनों पर होती है, साल में 2 दिनों पर होती है। कौन कौन से 2 दिन, ये लीजिए। एक तो यहां पर सीधा चमकता है सूरज, इस शब्द को हमने नाम दे दिया 21 मार्च, ये तारीख है 21 मार्च। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो 21 मार्च को भारत में कौन सी ऋतु होती है, ऋतु होती है दोस्तों बसंत। तो बसंत, 21 मार्च को बसंत विषुव होती है, तो बसंत ऋतु होती है और स्थिति को बोल रहे हैं विषुव। तो इस प्रकार इसे क्या कह देंगे, 21 मार्च के दिन बसंत विषुव की स्थिति होती है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बताइए निम्न में से किन तिथियों पर बसंत विषुव की स्थिति होती है। ऑप्शन आपके पास वही 4 आएंगे, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 जून। तो ये तारीखें मिलती जुलती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को कहा जाता है बसंत विषुव। अब बात करेंगे दूसरी तारीख कौन सी है भाई साहब, दूसरी तारीख आपके पास जो आ जाएगी उसका नाम है 23
सितंबर। अब 23 सितंबर को वही भारत और राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात कर ले तो भारत के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ में भी 23 सितंबर को कौन सी ऋतु होती है दोस्तों? 23 सितंबर के दिन ऋतु होती है शरद। अब शरद किसे कहा जाता है? देखिए, एक तो होती है तेज सर्दियां। तेज सर्दियां जब होती है वो महीने होते हैं दिसंबर जनवरी के, ठीक है, जब तुलनात्मक दृष्टि से तेज सर्दी पड़ती है। तो सितंबर से सर्दियां पड़ना शुरू हो जाती है, हल्की ठंड हल्की सर्दी को कहा जाता है शरद। तो 23 सितंबर के दिन होता है शरद विषुव। क्या होता है? शरद विषुव। तो शरद विषुव की स्थिति हो गई दोस्तों कब? 23 सितंबर को। बसंत विषुव की स्थिति हो गई कब? 21 मार्च को। और मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि इसे विषुवत रेखा को विषुवत रेखा क्यों कहा हमने? इसलिए कहा क्योंकि वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, और इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। और विषुव की स्थिति के कारण ही इसे विषुवत रेखा भी मेरे दोस्तों कहा जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां के बाद हम अगर बात कर लें कि अगली रेखा कौन सी हो जाएगी, ठीक है, अगली रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक और रेखा हमें दिखाई दे रही है, ये 0 डिग्री। 0 डिग्री के उत्तर में ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र आप देखेंगे, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये रही पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच में ये आपके सामने यहां पर हाजिर है क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक से समझते चलिए, जितनी बार सुनेंगे अपने आप याद होता चला जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। अपना मानसिक रूप से इन्वॉल्वमेंट रखिए, दैट्स इट। तो 0 डिग्री अक्षांश, दूसरा नाम हमने दिया क्या इसको? भूमध्य। तीसरा नाम दिया हमने इसको विषुवत। तो नाम सारे पता होना चाहिए। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित संपूर्ण क्षेत्र, अर्थात कौन सा वाला क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र। दिशा आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं मैं बता देता हूं। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो संपूर्ण क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसे ही कहा जाता है कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण में ये जो क्षेत्र आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर, इसे ही कहा जाता है कौन सा गोलार्ध? इसे ही कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने बात क्या बोली कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित संपूर्ण क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित संपूर्ण क्षेत्र हो जाएगा साहब आपका कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब बात यह आ जाती है कि एक और रेखा हम बना देते हैं। चलिए यहां पर आपको एक और रेखा मैंने दिखा दी, ये रही पृथ्वी, और पृथ्वी के मध्य में ये हमने साबित कर दी यहां पर 0 डिग्री अक्षांश। अब आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, कई बार बोल चुका हूं तो याद हो गया होगा। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में हमने उत्तरी गोलार्ध मान लिया, ठीक है। 0 डिग्री के दक्षिण में हमने क्या मान लिया? दक्षिण गोलार्ध, ये भी ठीक है। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश पर और भी रेखाएं हम यहां पर चिन्हित करेंगे। जैसे देखिए यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये लाइन बेसिकली तो वृत्ति ही है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि सामने से चाहे जो दिखाई दे, लेकिन वास्तविकता में क्या है? वृत्त है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये वृत्त है, ऊपर की ओर जाएंगे वृत्त छोटे होते जाएंगे, लेकिन बनेंगे सभी वृत्त दोस्तों, ठीक है। तो वृत्त ही हैं, ये चीज याद रखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, और कौन सा है? उत्तर में बनाया है तो उत्तरी गोलार्ध ही बोलेंगे और उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को दूसरा नाम भी देंगे, और दूसरा नाम क्या देंगे दोस्तों? दूसरा नाम देखें इसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इसे। 0 डिग्री
के बाद उत्तरी गोलार्ध में खींची गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा या कर्क वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते आए हैं अक्सर, क्या हम ये पढ़ते आए हैं कि साहब कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और लगभग मध्य से होकर गुजरेगी अर्थात ये कहां पर हो जाएगी, ये हो जाएगा यहां पर, ये मैंने भारत बना दिया यहां पर, ठीक है, अर्थात भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है। और कितने राज्यों से होकर गुजरेगी दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के राजस्थान से भी संबंध रखती है, राजस्थान के 2 जिलों से संबंध रखती है दोस्तों। एक जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, इससे तो गुजरती है, और कितने किलोमीटर में, 26 किलोमीटर की लंबाई में होकर गुजरती है। और एक जिले की बात कर लें तो एक जिले को छूकर गुजरती है, क्या होता है, छूकर गुजरती है, और ये जिस जिले को छूकर गुजरती है उसका नाम हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर, ठीक है। तो होकर गुजरती है बांसवाड़ा से, छूकर गुजरती है डूंगरपुर को। 2 जिलों से संबंध हो गया राज्य के। और राज्य के अगर हम बात करें भारत के राज्य कितने राज्यों से हैं दोस्तों, 8 राज्यों से हो गई कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको अभी बता भी दूंगा, अगर याद नहीं है तो याद होंगे नहीं, इसलिए बाद में बताऊंगा नक्शे पे। आप चाहते हैं तो मैं यहां पर बोल देता हूं। कई बार क्या होता है कि शिक्षक को ही देख लिया जाता है, उसको जज किया जाता है साहब इसको याद है कि नहीं है। आपको क्रम में बोल देता हूं पूरे के पूरे सीक्वेंस में। पश्चिम से पूर्व की ओर बोले तो गुजरात, दूसरा कलर ले लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर तो ये हो जाएगा, अगर पूर्व से पश्चिम में बोले तो इधर से बोलना शुरू कर देंगे और यहां तक लिख देंगे, बात खत्म हो जाती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भारत संपूर्ण रूप से कौन से गोलार्ध में हो गया, संपूर्ण रूप से हो गया कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, ठीक है। भारत संपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर हमने खींच दिया, तो इसी प्रकार से हम खींचेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण। चलिए यहां पर एक लाइन हमने खींची, ये भी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका प्रॉपर डायग्राम आपको दे दूंगा बना बनाया, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, पूरा वीडियो देखेंगे, व्यवस्थित रूप में भी आते जाएंगे। मेन हमारा उद्देश्य यह है कि एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है दोस्तों कौन सी रेखा, मकर रेखा या मकर व्रत, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये कौन से देश से होकर गुजरती है, सामान्य सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा कई बार गया है। इस देश का नाम है दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। तो हमने 0 के उत्तर में एक और 0 के दक्षिण में एक रेखा देख ली। बढ़ेंगे इसके आगे और बात करेंगे कुछ एक अगली रेखाओं के बारे में। यहां पर ये मैंने आप लोगों को पृथ्वी यहां पर दिखा दी, और ये मैंने 0 डिग्री, बार बार लिखेंगे नहीं, आवश्यकता है नहीं। ये हो जाएगी 23.5 उत्तर, मतलब 23.5 नॉर्थ, जिसे हमने क्या नाम दिया है दोस्तों, कर्क रेखा। इसी प्रकार यहां पर एक लाइन खींची है मैंने, और ये भी है 23.5, लेकिन उत्तर है कि दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण है। नाम मैंने से क्या दिया था दोस्तों, मकर रेखा, ठीक है। यहां तक बात हो गई। बढ़ेंगे इसके आगे और बात कर लेंगे क्या और रेखाएं भी हैं क्या, और हैं तो कितनी हैं, इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो देखिए यहां पर एक और लाइन मैंने खींची, और इस लाइन को, इस रेखा को, इस वृत्त को बोला जाता है क्या, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये तो हो गया इसका नाम वृत्त के आधार पर, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है इसे, वैसे बोला जाता है मेरे दोस्तों इसे आर्कटिक लाइन या आर्कटिक रेखा, आर्कटिक सर्किल भी बोल सकते हैं, मतलब आर्कटिक वृत्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से वृत्त ही है। आर्कटिक रेखा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है ना दोस्तों, ये वाला, ये कौन से महासागर से होकर गुजरता है,
आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है, इसलिए नाम ही पड़ गया आर्कटिक रेखा। ठीक इसी प्रकार दक्षिण में भी एक रेखा खींची जाएगी, और ये रेखा कौन सी हो जाएगी, ये भी 66.5 ही होगी, लेकिन उत्तर होगा कि दक्षिण। अब आप समझ चुके हैं, अब होगा ये दक्षिण, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। और नीचे कौन सा महासागर है, देखिए एक के साथ में बहुत सारी जानकारियां मैं आपको अतिरिक्त रूप से बताता चल रहा हूं। तो दक्षिण में कौन सा महासागर आ जाएगा, ये आ जाएगा एंटार्कटिक महासागर। तो इसलिए इसका नाम है अंटार्कटिक लाइन या अंटार्कटिक रेखा, क्योंकि अधिकांश भाग कहां से होकर गुजरता है, एंटार्कटिक रेखा से होकर गुजरता है। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए अंत में हम पहुंच जाते हैं दोस्तों कहां पर, यहां पर बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यह आ जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन एक शब्द यहां पर नहीं लिखेंगे, क्या, रेखा। मैंने यहां पर भी रेखा लिखा है और अन्य सब स्थानों पर, जैसे इसको 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, एंटार्कटिक रेखा, सबके साथ में एक शब्द जोड़ा मैंने, रेखा, या इसको हम व्रत बोल सकते हैं। लेकिन जब हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखते हैं ना दोस्तों, तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही लिखते हैं, इसके साथ क्या नहीं लिखा जाएगा, रेखा नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, लॉजिकली समझिए। बात यह आ जाती है दोस्तों कि यहां पर आप व्रत बनाएं, भाई आप कोई बॉल लीजिए, बॉल पे सबसे बड़ा व्रत अगर आप बनाएंगे तो बीचों बीच में बनेगा, और इसके बाद आप ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऐसे व्रत बनाते जाएंगे, तो इन वृत्तों का आकार घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। दक्षिण की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर भी इस बॉल पे जैसे व्रत बनाएंगे तो व्रत का आकार घटेगा कि बढ़ेगा। और 2 पॉइंट, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, 2 पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जहां पर व्रत बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा, बनेगा ऐसा डॉट। तो यहां पर भी यही होता है दोस्तों, ऐसा डॉट बनता है, ठीक है। और इसीलिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नहीं बोला जाता, बल्कि क्या बोला जाता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। इसका सामान्य नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसे बोला जाता है नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव बोला जाता है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार यहां पर भी अगर हम बात कर लें तो यहां पर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको कौन सा ध्रुव बोला जाएगा, क्योंकि दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल बोला जाता है। तो ये तो अपन ने मैन रेखाएं जो है यहां पर लिख ली। देखो यहां से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, या तो सिंगल आपसे पूछ लेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है साहब, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप कह रहे आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, एंटार्कटिक रेखा, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री से ही मतलब नहीं है, दिशा भी देखनी होगी कि 23.5 उत्तर है या दक्षिण है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, 66.5 उत्तर को बोलते हैं आर्कटिक, 66.5 दक्षिण को बोलते हैं एंटार्कटिक, 90 उत्तर को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 दक्षिण को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ये मैन रेखाएं हमने देख ली। इस बिहाफ पे अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो पूछा जाएगा क्या कि साहब पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। 3 शब्द है देखो, और यहां पर गलती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लास्ट में जब मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा उसके बाद आपका एक बार रिवीजन करवा दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। देखो आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर अक्षांश, पृथ्वी बोल देगा, ग्लोब बोलेगा, या मानचित्र, और एक और शब्द है विश्व। पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र या विश्व में अक्षांशों की संख्या कितनी, तो मुझे बताइए कितनी है। देखो 0 के बाद हम बढ़ते चले गए उत्तरी गोलार्ध में यहां तक, तो 0 के बाद 1 से लेकर 90 तो ये हो जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 0 के बाद 1 से लेकर 90 तक यहां पर आगे ये 90 हो जाते हैं दोस्तों, और 1 हो जाता है कौन सा, ये 0 डिग्री रेखा वाला। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए, ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 90, 90 और 1, तो ये हो जाते हैं 181। यहां पर ही गलती करते हो, मतलब पूछा जाता है पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 180 नहीं है, कितनी है, 181 है। बात समझना, 181 कैसे है, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और 1 0 डिग्री वाली, कुल मिलाकर हो जाती है 181। तो फिर भाई साहब 180 भी तो पढ़ा है आप लोगों ने, वो क्या है,
क्या है 180? चलिए ये भी बता देते हैं। 180 क्या है? यहां मैंने क्या बोला? पृथ्वी, यहां बोला ग्लोब, यहां बोला मानचित्र या विश्व बोल दिया मैंने। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध, और दोनों गोलार्ध का मतलब यहां पर बात कर रहा हूं कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए मैंने सब रेखाओं पर दिशा लिखी है। यहां पर नॉर्थ लिखा है, यहां पर उत्तर लिखा, यहां पर उत्तर लिखा है, यहां पर साउथ लिखा है, यहां पर दक्षिण लिखा है मतलब साउथ लिखा है, यहां पर भी दक्षिण लिखा है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर मैंने दिशा नहीं लिखी है। कौन सी जगह? 0 डिग्री पर मैंने कोई दिशा नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि भाई साहब 0 डिग्री को ही तो आधार मानकर हमने उत्तर और दक्षिण तय किए थे। तो इस वजह से इस पर कभी कोई दिशा अंकित नहीं की जाती। और जब दिशा अंकित नहीं करते तो ना तो इसे उत्तरी गोलार्ध में गिनते हैं और ना ही गिना जाता है इसे दक्षिणी गोलार्ध में। और इसीलिए जब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कितनी करोगे? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी दोस्तों कितनी? 90। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी हो जाएगी? 90। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 180। तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछेगा तो संख्या होगी कितनी? 180। लेकिन अगर पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र या विश्व शब्द काम में लेगा तो संख्या हो जाएगी मेरे दोस्तों कितनी? 181। ये बात यहां पर क्लियर रखना। अच्छा चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, एक और शब्द आपको बता देता हूं, गुंजाइश रहेगी नहीं बिल्कुल कोई गलती की। बात क्या आ जाती है? बात ये निकल कर आती है, आपसे पूछा जाएगा कि साहब पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र पर पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी होनी चाहिए? देखिए यहां पर मैंने एक बात बोली आपको जब ये बनाया था, क्या कि ये सब तो रेखाएं बनेंगी या वृत्त बनेंगे। जैसे यहां पर ये रेखा बनी तो सब समानांतर है एक दूसरे के, लेकिन अंत में एक स्थान ऊपर की ओर ऐसा जाएगा जहां पर रेखा नहीं बनेगी, डॉट बनेगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी एक स्थान ऐसा आएगा अंत में जहां पर रेखा नहीं बनेगी, वृत्त बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज याद रखिएगा, क्या कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इन दोनों को अक्षांश तो माना जाता है, लेकिन क्या नहीं माना जाता दोस्तों? फिर नहीं माना जाएगा रेखा। ठीक है, रेखा या वृत्त इनको नहीं माना जाता है क्योंकि यहां पर ना तो वृत्त बनता है ना ही रेखा बनती है। तो बोलेंगे क्या? पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ये शब्द जोड़ा है हमने, रेखाएं। तो देखिए अक्षांश कितने थे दोस्तों? 181। और इनमें से घटा दिए मैंने कितने? 2 क्यों घटाए? दोनों ध्रुव घटा दिए हैं मैंने। दोनों ध्रुवों को हम अक्षांश की तरह गिनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं रेखा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को घटा दिया तो कुल मिलाकर कितने निकल आए? 179, 179। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू भी हो जाता है। कैसे? आपसे पूछेगा पृथ्वी पर अक्षांश कितने, ऑप्शन आपके सामने 181, 180, 179, मिलते जुलते ऑप्शन होंगे। तो याद रखिएगा जैसा शब्द होगा वैसा ही उत्तर होगा, गलती मत करना। ठीक है, आपसे अब एक क्वेश्चन से देखिए, एक लाइन बोलने सुनने में अच्छी लगती है लेकिन एक है नहीं। पूछा जाएगा पृथ्वी पर अक्षांश कितने? 181। साहब पूछ लिया उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश कितने? 90। पूछ लिया उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं कितनी? तो एक कम करेंगे कितनी हो जाएगी? 89। इसी प्रकार मैंने बोला दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश कितने? 90। दक्षिण गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं कितनी? एक कम कर देंगे 89। पूछ लिया दोनों गोलार्धों में अक्षांश कितने मेरे दोस्तों? कितने हो जाएगा? 180। और इसी प्रकार पृथ्वी पर अगर क्या पूछी जाएंगी? अक्षांश रेखाएं पूछी जाएंगी, आंसर क्या कर देंगे हम? 179। तो ये चीज यहां तक क्लियर हो जाती है। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो हमको एक चीज याद रखनी है कि साहब अक्षांश बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? क्यों बनाए गए अक्षांश? क्योंकि अक्षांश और देशांतर सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं मतलब मान ली गई रेखाएं हैं। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से अक्षांशों का निर्माण किया गया? तो अक्षांशों के आधार पर दोस्तों किया जाता है किसका निर्धारण? जलवायु का निर्धारण। ये शब्द आपने सुना होगा, जलवायु अर्थात क्लाइमेट। क्या होता है जलवायु या क्लाइमेट? समझिए, देखिए होता क्या है दोस्तों, एक तो है जलवायु,
एक शब्द होता है ऋतु, एक होता है मौसम। अंतर समझिए तीनों में, तीनों अलग अलग शब्द है इसलिए तीन नाम है। कैसे? दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय की, औसतन 30 से 40 वर्षों की औसत वायुमंडलीय दशाएं कहलाती है जलवायु। ठीक है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन मतलब एक लंबा स्लॉट लिया जा रहा है, एक लंबा समय लिया जा रहा है। किसका? एक पूरे मौसम तंत्र का बहुत लंबा जो है समय लिया जा रहा है, उसको हम जलवायु कह रहे हैं। तो फिर ऋतु किसे कहेंगे दोस्तों? ऋतु कहेंगे हम औसतन, सब औसत ही चलेगा, 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने की औसत वायुमंडलीय दशाएं कहलाती है दोस्तों क्या? ऋतु। तो फिर मौसम क्या है? मौसम 3 से 4 दिन, और ये भी औसत है, ये कुछ एक घंटे का भी हो सकता है, 10, 12, 15 दिन का भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन की औसत वायुमंडलीय दशाएं ही कहलाती है मौसम। इन सब की डेफिनेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा, उस चीज के लिए निश्चिंत रहें, एक बार कंटेंट समझने पर फोकस करें बस। तो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जलवायु, 3 से 4 महीने की औसत वायुमंडलीय दशाएं ऋतु, और 3 से 4 दिन की औसत वायुमंडलीय दशाएं कहलाती है क्या? मौसम। अब जलवायु का निर्धारण कर रहे हैं, मतलब हम किसके आधार पर? अक्षांश के आधार पर। तो ये करेंगे कैसे निर्धारण दोस्तों? सिंपल सा मामला है, इस प्रकार करेंगे। वापस मैंने आपको उपलब्ध करा दिया यहां पर पृथ्वी, और पृथ्वी उपलब्ध कराने के बाद में हम बढ़ गए, ये 0 डिग्री। अब आपको याद हो चुका है, मुझे पूरा भरोसा है। यहां पर ये है 23.5, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क कहते हैं, अभी बताया। यहां पर ये क्या है? ये भी 23.5 है, लेकिन ये साउथ है तो क्या कहते हैं? मकर कहते हैं। सब कुछ याद हो चुका है आप लोगों को। और यहां पर ये है 23.5 नॉर्थ, इसे आर्कटिक बोलते हैं। पहले मैंने सब कुछ बोला है, समझाया है, उसके बाद लिख रहा हूं, तो मतलब आप लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों? रिवीजन। एंटार्क्टिक है ये, यहां पर 90 नॉर्थ है और यहां पर 90 साउथ है। क्लियर? तो बात इतनी आ जाती है कि साहब जलवायु का निर्धारण तो करेंगे, लेकिन कैसे? तो एक चीज ये याद रखनी है कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती हैं। अब समानांतर होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो बीच की दूरी समान है, तभी तो समान अंतर पर है, अर्थात बीच की दूरी है बराबर। कैसे है समझिए, ये 0 डिग्री है, आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे हम पहुंचेंगे यहां पर 23.5 डिग्री, मतलब हम पहुंच गए मेरे दोस्तों भारत के मध्य में। लेकिन भारत यहां 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म हो जाता है। दोनों बार मैंने उत्तरी ही बोला। 8 डिग्री 4 मिनट तो भारत के दक्षिण में है, फिर मैंने उत्तरी क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र ही कहां पर पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसलिए हम मानेंगे क्या? हम ये बोलेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये भारत की मुख्य भूमि से है 8-4। अगर आप यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देखें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट से भी हो जाता है, लेकिन आपको ज्यादातर किताबों में 8-4 ही मिलेगा और 8-4 ही ज्यादातर किताबों में माना जाता है। तो ये तो भारत का हो गया भाई। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? डिटेल सब मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो राजस्थान का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए राजस्थान भारत के किस दिशा में पड़ता है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है दोस्तों, और कर्क रेखा डूंगरपुर को छूकर गुजरती है। मैंने बताया बांसवाड़ा को होकर गुजरती है, मतलब ये स्थिति है कुल मिलाकर ऐसा। तो यहां तो डूंगरपुर पड़ेगा और यहां पर पड़ेगा बांसवाड़ा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से
30 डिग्री 12 मिनट, और ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। सब कुछ उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उस चीज के लिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या हो गई, समानांतर हो गई। अब अगर समानांतर हो गई हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जलवायु का निर्धारण करने की ओर हम बढ़ सकते हैं। समानांतर है तो समान दूरी पर है, समान दूरी पर है लगभग, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 111.13 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग समान रहती है 111.13 किलोमीटर। मैक्सिमम आपको मिलेगी तो 111.17 तक मिलेगी, बस लगभग लगभग बराबर रहती है। आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को, भाई साहब जैसे यहां पर ये है 0 डिग्री, ये है 1 डिग्री, तो चाहे 0 से 1 डिग्री के मध्य का क्षेत्र हो, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों, बोला जाता है कटिबंध। कटिबंध मतलब हिंदी में कटिबंध को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बेल्ट, हिंदी में बोलते हैं कटिबंध, तो इसको बेल्ट भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं, ZONE मतलब जोन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब शब्द निकल कर आ जाते हैं। अब अक्षांशों के आधार पर जलवायु का निर्धारण करेंगे तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, देखिए समझिए। यहां पर 0, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ, 90 नॉर्थ और 90 साउथ, यही तो बात है। ठीक है, अब ये रहा सूरज। ठीक है, सूरज की बात करते हैं दोस्तों। सूरज सीधा चमकेगा कहां पर, मूल रूप से यहां पर भारत उपलब्ध करवाया जाएगा, कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो सूरज अगर बिल्कुल आपके सर पर चमकेगा, आप सामान्य व्यवहारिक स्तर पर सोचिए कि सूरज अगर बिल्कुल आप पर सीधा चमक रहा है तो तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा, सामान्य सी बात है तापमान ज्यादा होगा। और तापमान ज्यादा होगा इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे मेरे दोस्तों, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब गर्म, और कटिबंध, कटिबंध हम किसे बोल रहे थे, अक्षांशों के मध्य के स्थान को कटिबंध बेल्ट या जोन बोला। तो उष्ण कटिबंध कहां से हो जाएगा, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, या क्या बोल सकते हैं कर्क रेखा या कर्क वृत्त से मकर रेखा या मकर वृत्त के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। भाई साहब क्या भारत और राजस्थान का कोई क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। कर्क रेखा के नीचे का जो संपूर्ण क्षेत्र है ना दोस्तों भारत का, ये किस में आ जाएगा, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए उष्ण कटिबंध का संपूर्ण विस्तार तो कहां से कहां तक हो गया, कर्क से मकर, लेकिन लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा कैच हो, कैसे, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक होगा, केवल उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध का विस्तार 0 से 23.5 डिग्री उत्तर या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच ही होगा, अगर केवल उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए। इसी प्रकार अगर केवल दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो 0 से लेकर और मकर रेखा के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र भी क्या होगा, ये भी उष्ण कटिबंधी होगा, केवल दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध का विस्तार कर्क से मकर रेखा संपूर्ण और उत्तरी गोलार्ध में 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत का कर्क रेखा के नीचे वाला संपूर्ण क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में पहला तो हुआ उष्ण कटिबंध, इसके बाद दूसरे की ओर बढ़े हम, और हमने बात की शीतोष्ण कटिबंध। नाम से ही पता लग रहा होगा शीतोष्ण कटिबंध, तो सूरज की तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ी सी तिरछी किरणें चमकती है यहां पर, अब थोड़ी तिरछी किरणें चमकेगी इसकी तुलना में यहां और यहां, तो तापमान भी कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से कम होगा। नाम ही क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां तक,
कर्क से और आर्कटिक रेखा तक अगर नाम देंगे रेखाओं के आधार पर और डिग्री के आधार पर बोलेंगे तो 23.5 उत्तरी अक्षांश से 66.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच में हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हाल होगा? दक्षिणी गोलार्ध में भी यही होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दक्षिण गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दोस्तों कहां से कहां तक हो जाएगा? मकर रेखा से एंटार्क्टिक रेखा तक अगर रेखाओं के आधार पर नाम देगा। लेकिन अगर नाम देता है डिग्री में तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक ये नाम हो जाएगा यहां पर। क्लियर? ठीक। यहां पर इसकी तुलना में कम जो है गर्मी पड़ेगी। लेकिन क्या भारत का कोई क्षेत्र आता है क्या? बिल्कुल आता है भाई साहब। कौन सा आता है? ये रहा यहां पर। कर्क रेखा के ऊपर का संपूर्ण क्षेत्र जो भारत का है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वो आ जाता है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? भारत हो चाहे राजस्थान हो, दोनों का संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ही ताप कटिबंधों से है। क्या शीत कटिबंध से है क्या? नहीं है। शीत कटिबंध तो यहां पर है 66.5 तक और भारत का अक्षांश विस्तार तो यहीं पर खत्म हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है। तो भारत का संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ही ताप कटिबंधों से है। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सूरज की सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी यहां पर। अब अगर सूरज की सबसे तिरछी किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ेगी तो तापमान भी कम पहुंचेगा और तापमान कम पहुंचेगा तो क्या ज्यादा पड़ेगी यहां पर? सर्दी। इसलिए क्या बोल देंगे क्षेत्र को दोस्तों? शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिण में अगर डिग्री के आधार पर बोले तो क्या हो जाएगा? 66.5 से 90 डिग्री। अगर डिग्री में बोलेंगे तो ऊपर में तो हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर रेखा के आधार पर बोलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सब आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आ जाता है शीत कटिबंध के अंतर्गत। चलते हैं दक्षिणी की ओर। तो दक्षिण में आप देखोगे कि साहब एंटार्क्टिक रेखा से लेकर और दक्षिणी ध्रुव के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र ये किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा शीत कटिबंध के अंतर्गत दक्षिणी भाग में। डिग्री में वही हो जाएगा वापस से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये मामला हो जाता है यहां पर क्लियर। हमने देख लिया, 3 नाम दे दिए हमने। कौन कौन से? उष्ण, शीतोष्ण और शीत। तो मूल रूप से ताप कटिबंध मूल रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। उष्ण, शीतोष्ण और शीत, ये 3 प्रकार के ताप कटिबंध हो गए। हमने बेसिक सारा सीख लिया है। तभी हम क्या कह सकते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु। यहां तक की बात हो गई है। अब इसके बाद में इसको एक हल्का सा आपको रिवीजन करवा देता हूं जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था। ठीक है। अब मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो रिवीजन 5-7 मिनट में जो हम करेंगे वो आपको कंटेंट पूरी तरह से उपलब्ध है। आसानी से आप एक बार वीडियो को आगे पीछे लेकर देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे दोस्तों अक्षांश और देशांतर के बारे में। क्लियर है? इसमें सबसे पहले हमने बात की किस बारे में? अक्षांश के बारे में। क्या बोला मैंने भाई साहब? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही, कोई नहीं है, ये है को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य रेखा कहा जाता है। मैंने बताया था क्योंकि पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है। और इसे और एक और नाम, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विषुवत रेखा? ये भी मैंने आपको लॉजिक दिया क्योंकि वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य पृथ्वी के लगभग मध्य भाग पर चमकता है और उस स्थिति को विषुव कहते हैं और विषुव की स्थिति के कारण ही इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हमने बात की कि साहब अक्षांशीय आधार पर बृहद मतलब बड़ा, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होना चाहिए? भूमध्य रेखीय वृत्त या विषुवत रेखीय वृत्त। कैसे भाई साहब? सीधी सी बात है, सबसे बड़ा वृत्त यही तो बनेगा बीचों बीच का, इसके बाद के वृत्त तो छोटे होते जाएंगे। ठीक है। तो भूमध्य रेखीय वृत्त या विषुवत रेखीय वृत्त सबसे बड़ा वृत्त हो जाएगा। किस आधार पर? अक्षांशीय आधार पर सबसे बृहद या सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा दोस्तों? भूमध्य रेखीय या
विषुवत रेखीय वृत्त होगा। अब आपने समझा है तो आपको पता होगा ठीक से। और इसकी परिधि की बात कर रहे हैं, मतलब अगर एक रस्सी लपेट दी जाए ऐसे, पूरी ऐसी एक रस्सी लपेट दी जाए भूमध्य रेखा को आधार मानकर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 40,075 किलोमीटर। कई किताबों में 40,074 भी है, कई किताबों में 75 भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि या बोल दे विषुवत रेखीय परिधि कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40,075 किलोमीटर हो जाएगी। बात करेंगे अक्षांशीय आधार पर भारत को दो भागों में बांटा है। अक्षांशीय आधार पर भारत को नहीं, अक्षांशीय आधार पर विश्व या पृथ्वी को, अक्षांशीय आधार पर किसको? विश्व या पृथ्वी को दो भागों में हमने बांटा है। ठीक है, कौन कौन से दो भागों में? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो हमने बात कर ली कि साहब अक्षांश में अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। बात निकल कर आती है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित संपूर्ण क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध नाम दिया था। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित संपूर्ण क्षेत्र कहलाया उत्तरी गोलार्ध, जिसमें भारत भी आ रहा था। जबकि अगर हम बात करें भूमध्य रेखा के दक्षिण में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, तो ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ये सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अक्षांशीय आधार पर भारत, और भारत की बात करते हैं तो राजस्थान भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान भारत का ही भाग है। तो भारत और राजस्थान दोनों ही कौन से गोलार्ध में आते हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाते हैं अक्षांशीय आधार पर। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए अक्षांशीय आधार पर, तो अक्षांश के आधार पर उत्तर देना है। जब आपसे पूछा जाएगा देशांतर के आधार पर, तो देशांतर के आधार पर उत्तर देना है। और अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर, ग्लोब पर, मानचित्र पर या विश्व में भारत कहां पर है, तो आधार उसी को मानना है, उसी के बिहाफ पर आपको उत्तर देना है। यहां पर आधार क्या रखा है हमने? अक्षांशीय आधार पर। तो अक्षांशीय आधार पर चाहे बात करें भारत की या राजस्थान की, दोनों कौन से गोलार्ध के अंतर्गत आ जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर हमने बात की कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा का मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि भाई साहब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हमने क्या भी नाम दिया? कर्क रेखा। ये नाम किसे कहा जाता है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा को एक और नाम हम दे सकते हैं, इसको कर्क वृत्त भी बोल सकते हैं। मैं बता चुका हूं पहले, कर्क रेखा को कर्क वृत्त क्यों बोलेंगे? क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो सभी अक्षांश रेखाएं क्या है? वृत्त हैं। इसलिए चाहे कर्क रेखा मिले या कर्क वृत्त मिले ऑप्शन में, मतलब दोनों का एक ही होगा यहां पर। ठीक बात। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, बात करेंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम बढ़े। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। परीक्षा में अगर ये लाइन आती है, ये फैक्ट आता है, मान के चलिए अच्छे नंबर देके जाएगी। तो ठीक से समझिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार, कौन से वृत्त? अक्षांशीय वृत्त। भाई साहब ये तो लीजिए पृथ्वी पर, और यहां पर हमने बात कर ली ये भूमध्य रेखा से। और बढ़ेंगे किधर की ओर? कोई से भी ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं, नॉर्थ या साउथ। भूमध्य रेखा से अक्षांशीय वृत्त, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार क्या होगा? घटेगा। कैसे घटेगा ये समझिए। यहां पर ये जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते जा रहे हैं, वृत्तों का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। चाहे दक्षिण की ओर जाएंगे तभी भी होगा। और इसी लाइन को अगर हम विपरीत तरीके से बोल दें तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भाई ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार क्या होता जाता है? बढ़ेगा। जबकि इधर से जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। लैंग्वेज अलग है, मतलब एक ही है। ठीक, तो विपरीत स्थिति में क्या हो जाता है? विपरीत स्थिति में ये होगा यहां पर कि भूमध्य रेखा की ओर जाने पर आकार बढ़ता है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, वो कई बार बोल चुका हूं, बता भी चुका हूं और बनाकर दिखा भी चुका हूं। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? समान ही होगी। कितनी होगी भाई साहब? 111.13। अगर आपको ऑप्शन में 111.17 मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देना। लेकिन अगर दोनों मिले, 111.13 भी मिले और 111.17 भी मिले, तो आपका आंसर क्या होगा? 111.13 ही करना है। 100% क्लियर रहना बिल्कुल। ठीक, बढ़ते हैं आगे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार घटता है, अभी अभी समझाया मैंने। और इसका विपरीत क्या हो जाता है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है। क्लियर हो जाता है मामला। दो अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहा मैंने? कटिबंध बेल्ट या
ZONE, जोन कहते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था, अगर हिंदी में बोलेंगे तो कटिबंध बोलेंगे, कटिबंध, कमरबंद को ही अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, बेल्ट, और एक और नाम दे दिया जाता है जोन। तो दो अक्षांशों के मध्य स्थित स्थान क्षेत्र को कटिबंध, बेल्ट या जोन कहा जाता है। आगे बढ़ने पर हमने देखा कि साहब भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरी, भारत के रंगों मध्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को डिग्री में हम नाम देते हैं दोस्तों क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरी, 8 राज्य। मैंने आप लोगों को बताया था ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब मध्य से होकर गुजरेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इन्हीं राज्यों का ऊपर वाला भाग तो पड़ेगा किसमें, शीतोष्ण कटिबंध में, और इन्हीं राज्यों का नीचे वाला भाग पड़ेगा किसमें दोस्तों, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, क्रम से आगे बढ़ेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजर जाती है, लगभग मध्य से होकर। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिण गोलार्ध में, और एक पड़ जाता है कौन सा, 0 डिग्री। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 181। ये आपका रिवीजन ही चल रहा है, इसको मान के चलेगा। पहले एक एक शब्द मैंने डिटेल में समझाया है, लास्ट में हम इसका 5-7 मिनट में क्विकली रिवीजन कर ले रहे हैं। इतना कर लिया, गारंटी देता हूं टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात कर लें, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की, यहां पर हमने बात की थी किसकी, अक्षांशों की, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अक्षांश रेखाओं की। तो जब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने एक बात बोली थी, बात ये बोली थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव मतलब 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इनको अक्षांश तो मानते हैं लेकिन किसमें कंसीडर नहीं करते, एज ए लाइन कंसीडर नहीं करते। इसलिए पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 में से 2 कौन से घटा दिए, दोनों ध्रुव घटा दिए, रह जाती है संख्या कितनी, 179। क्लियर। बढ़ेंगे आगे, दोनों गोलार्धों में मतलब उत्तरी में और दक्षिणी में, दोनों गोलार्धों में अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां पर 0 डिग्री वाली को हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री को ना उत्तर में गिनते हैं और ना ही दक्षिण गोलार्ध में गिनते हैं। तो फिर संख्या कितनी हो जाएगी, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिण गोलार्ध में, इन टोटल हो जाएगी कितनी, 180। वापस से लैंग्वेज अगर हम चेंज करें तो बात क्या निकल कर आ जाती है कि भाई 181 कहां पर हुई, 181 अक्षांश हो गए, 179 क्या हो गई, रेखा हो गई। लेकिन दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री को हम नहीं गिनेंगे, बता चुका हूं। तो फिर संख्या हो जाएगी 180। ठीक, अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है, बता दी, इसलिए इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, लगभग समान रहती है। कितनी रहती है, 111.13 किलोमीटर रहती है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो मैंने आपको बताया कि साहब जलवायु कहते किसे हैं। भाई जब हम ये बात करते हैं कि अक्षांशों के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है तो पता तो हो जलवायु किसे कहा जाता है। हालांकि मैंने आपको जलवायु, ऋतु और मौसम तीनों का अंतर बता दिया है। तो जलवायु औसतन मतलब ऑन एन एवरेज कितने साल, 30 से 40 वर्षों या दीर्घकालीन या लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाओं को ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। जलवायु का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, अक्षांशों के आधार पर करते हैं। कैसे करते हैं समझिए। मूल रूप से 3 प्रकार के ताप कटिबंध होते हैं, मूल रूप से, ठीक है। पहला है उष्ण कटिबंध, विस्तार कहां से कहां तक होगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है किसमें, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारी परीक्षाओं में संपूर्ण उष्ण कटिबंध का विस्तार नहीं पूछा केवल कितना, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछ लिया जाए कि भाई साहब उष्ण कटिबंध का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में कहां तक होगा, तो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कर्क रेखा या 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो संपूर्ण क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद बढ़ चले हम किसकी ओर, शीतोष्ण कटिबंध की ओर। जब यहां पर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 23.5 तक तो यहां पहुंच गए। तो फिर आगे बढ़ेंगे दोनों ही गोलार्धों में, कहां से कहां तक, 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ये तो डिग्री में बताया मैंने आपको, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि रेखाओं या वृत्तों के आधार पर, तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये कहां पर हो जाएगा, कर्क से आर्कटिक रेखा,
ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर से एंटार्क्टिक रेखा के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में। भारत का संबंध अगर हम पूछ लिया जाए या राजस्थान का संबंध भी हमसे पूछ लिया जाए तो भारत हो या राजस्थान हो, दोनों ही का संबंध दोनों ही से है, मतलब उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही ताप कटिबंधों से है। कारण ये रहा कि यहां से होकर गुजरती है, कर्क रेखा के नीचे का संपूर्ण भारत आ जाता है किसमें, उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के ऊपर का संपूर्ण भारत आ जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। अर्थात भारत और राजस्थान दोनों का संबंध उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से है। शीत कटिबंध की बात कर ले तो दोनों गोलार्धों में हम 66.5 तक पहुंच चुके, तो 66.5 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। सूरज की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से ताप भी कम पहुंचता है, इसलिए सर्दियां ज्यादा पड़ती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, सबसे बड़ा प्रमाण है, आप दोनों ध्रुवों को देख लें, लगभग जमे हुए हैं। उत्तरी ध्रुव तुलनात्मक दृष्टि से कम जमा हुआ है, जबकि अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो लगभग पूरा ही जमा हुआ है। ठीक है, भारत का संबंध की बात करें, बता चुका हूं, उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों ताप कटिबंधों से इसका संबंध हो जाता है। दोस्तों मेरी अपेक्षा है आप लोगों से लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एक नए लेक्चर में कुछ नई जानकारियों के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।